हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि एंगुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपका क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी आपके फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने एक वीडियो आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें देखिए मेन कौन कौन सी फाइलें होती हैं या हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और कंपोनेंट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हमारा बहुत डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉड्यूल्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा जो यहाँ पर्पज़ है वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ एंगुलर बेसिक लेवल पे बताना है। मुझे आपको कुछ जो रियल टाइम प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो मुझे आपको यहाँ बतानी है। ओके, सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके अंदर लिफ्ट प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है। ठीक है, लिफ्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए एल होता है हमारा लोकेट कोड क्विकली। ओके, कीप रिलेटेड फाइल्स इन ए ग्रुप दैट विल बी इजी टू फाइंड। ओके, जैसे आप मान के चलिए कि यूटिलिटीज़ बना रहे हो आप, कि कोई ऐसी इंटरमीडिएट थिंग्स है जिनको आप मैनेज करना चाह रहे हो, तो वो आपका जो कोड है या यूटिलिटीज़ है वो एक यूटिलिटीज़ के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करें, उसके अंदर सब फाइल्स क्रिएट करते जाएं और इस तरीके से आप अपने कोड को बहुत इजीली लोकेट कर पाएंगे। ओके, सेकंड थिंग इज द आई द मीन्स आइडेंटिफाई द कोड एट ए ग्लांस। ठीक है, तो आपके जो फाइल्स के नेम होने चाहिए वो रिलेवेंट होने चाहिए, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप कर रहे हो वो उसके लिए होना चाहिए। फ्लैट फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कीप ए फ्लैट फोल्डर स्ट्रक्चर एज लॉन्ग एज पॉसिबल वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ए सिंगल डायमेंशन। जैसे मैंने आपको बताया यूटिलिटीज़ का या सर्विसेज का या कंपोनेंट्स का, तो उनके लिए आप एक सेपरेट एक फोल्डर बना लें और उसके अंदर ही आप मैनेज करें। ओके, एंड ट्राई टू बी ड्राई, टी फॉर एट ट्राई टू बी ड्राई, डू फॉलो ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका कोड रिपीटिव नहीं होना चाहिए। एक जगह यूटिलिटीज़ बना दी, आप उसको मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसे मल्टीपल लोकेशंस पे आप डिफाइन करें। ओके, इसके बाद जो मेन फाइलें आती हैं मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा, ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, साइट के लिंक मैं आपको दूंगा जिसमें आप ये जाके और जो भी थ्योरी है वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ समझाता हूँ कि हर फाइल का पर्पज़ क्या होता है। तो देखिए मैंने एंगुलर का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कैसे क्रिएट करते हैं मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अब हम मेन फाइल्स के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने यहाँ इसे ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ तो हमारी जो सबसे मेन फाइलें होती हैं, जो रूट फाइलें कहलाती हैं। रूट फाइलें हम क्यों कहते हैं इनको, रीज़न ये है कि जो हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, रूट फोल्डर है, उसी के अंदर जो अवेलेबल फाइल्स होती हैं ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज में आती हैं, रूट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं नीचे जाके देखूँ तो ये जो तीन फाइलें हैं, tsconfig app.json, tsconfig.json एंड tsconfig.spec.json, ये तीनों फाइलें टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हैं। क्या यूज आता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो तीन चीजें समझता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट को वो नहीं समझता। ठीक है, तो आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड होता है वो एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कन्वर्ट होता है और उसके कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए ये तीन फाइलें हमारी यूज में आएंगी, tsconfig.app.json, tsconfig.json और tsconfig.spec.json। ठीक है, tsconfig.app.json का पर्पस क्या होता है, देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे जो काम कर रहे हैं, वो एक सिंपल एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन आपके एक ही फोल्डर के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मल्टीपल टाइप्स की ऐप भी हो सकती हैं। यानी कि आप ऐप के लिए भी बना रहे हो, आप एंड्रॉयड ऐप के लिए भी बना रहे हो, iOS ऐप के लिए भी बना रहे हो और वेब एप्लीकेशन के लिए भी बना रहे हो। यानी कि एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर तीन टाइप की आपकी एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आपको उनके वर्जन्स को या उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है तो आप tsconfig app.json के अंदर जाके कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसे आपको दिखाना चाहूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। tsconfig app.json के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ देखें ऐप की रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे उनको आप यहाँ डिफाइन करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तक आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से चेंजेस से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन फाइलों को आप टच नहीं करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फाइल आती है tsconfig.json फाइल होती है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो टाइपस्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि आपका कोड कंपाइल होगा, किस पर्टिकुलर
मॉड्यूल में या किस वर्जन को यूज़ करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ अवेलेबल होती है। spec.ts बेसिकली हमारे टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ में आती है कि किसी मॉड्यूल को आपको टेस्ट करना हो, कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज़ में लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये जैस्मिन को शो कर रहा है, तो जैस्मिन कई फ्रेमवर्क आपका यहाँ यूज में आएगा, ठीक है। और ये जो जैस्मिन फ्रेमवर्क है वो किन पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर जाके टेस्टिंग करेगा, उनके एक्सटेंशन क्या होंगे, वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो ये 3 जो फाइलें हैं हमारी, वो इसी पर्पज से हमारी यूज में आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे अगर फाइल जाऊँ तो ये server.js फाइल आती है, ठीक है। ये server.js फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे एंगुलर के अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज सर्वर साइड रेंडरिंग। ओके, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब इतना सा होता है, अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारी जो एंगुलर की एप्लीकेशन होती थी उसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स होते थे वो ब्राउजर पे आते थे, देन जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपके चेंजेस होने हैं या फिर जो आपका कंपोनेंट जनरेट होना है या उसका HTML मार्कअप जनरेट होना है, वो सर्वर एंड पे ही जनरेट हो जाता है। तो जो आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पे पहले से जो HTML मार्कअप जनरेट हो चुका है वही आपके ब्राउजर पे आएगा। तो ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था सर्वर साइड रेंडरिंग का। ये आपका तभी फाइल आपको दिखाई देगी जब आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम सर्वर साइड रेंडरिंग को यस किया होगा, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं दिखाई देगी। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल आती है आपकी, दैट इज आप यहाँ देख सकते हैं readme.md। ये बेसिकली आप जानते होंगे कि एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, वो आप यहाँ यूज में ले सकते हैं। अब ये 2 इंपॉर्टेंट फाइल आती हैं, पैकेज log.json और पैकेज.json। देखिए ये बेसिकली नोड मॉड्यूल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। आपका जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसके अंदर एक फाइल आपकी या फोल्डर आपका यहाँ क्रिएट होता है, दैट इज नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनका जो कोड होगा, जो आपके प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, वो कोड आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल होगा और उनसे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो पैकेज.json के अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि जब आपको एक प्रोजेक्ट को दूसरी लोकेशन पे ले जाना है और आपको उसे उस लोकेशन पे जाके इंस्टॉल करना है, तो आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी npm install। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी ये नोड मॉड्यूल्स हैं उनको ये लोड कर लेगा। ओके, इसके बाद जो फाइल आती है दैट इज पैकेज log.json। ये बेसिकली जो आपके नोड वर्जन्स होते हैं, नोड मॉड्यूल्स होते हैं, उनके वर्जन्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, इसके बाद गिट इग्नोर है। ये अगर आप गिट वर्जन पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप जो अपना कोड है उसे आप गिट रिपोजिटरी के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको गिट इग्नोर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या इग्नोर करना है आपको मतलब जब आप उसे पब्लिश कर रहे हो कोड को ऑन योर गिट रिपोजिटरी, तो वो चीज़ आप यहाँ गिट इग्नोर के अंदर डिफाइन करोगे। एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, बेसिकली आपका जो जिस कोड एडिटर के अंदर आप काम कर रहे हो उसके कॉन्फ़िगरेशंस को आप यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो पब्लिक होता है ये फेविकन आइकन को यूज में लेता है। पब्लिक यानी कि जो एंड यूजर्स को आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, जो इमेजेस वगैरह है वो डायरेक्टली अगर आपको दिखानी है तो फेविकन आइकन को आप यहाँ के अंदर आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो ऊपर की फाइल आ रही है VS कोड से रिलेटेड है, जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड है उससे रिलेटेड है, तो इससे हमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये दिखा रहा है टाइप क्रोम। आपकी जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस को launch.json में डिफाइन किया हुआ है, किस ब्राउज़र के अंदर ओपन होगी, ठीक है, किस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाएगी, क्या URL रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ ये दिखा रहा है। ओके, इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज SRC। जो भी आपकी एप्लीकेशन का कोड होगा वो कोड आपका इस SRC के अंदर जाएगा। अब SRC के अंदर देखें यहाँ पर ये हमारे कुछ एक बेसिक कंपोनेंट होता है ऐप component.html। ये बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट होके आता है और ये आपका रूट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो रूट कंपोनेंट के अंदर रूट कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी यहाँ आ जाएंगी और जो भी आप अदर कंपोनेंट ऐड करते जाओगे तो वो कंपोनेंट इस रूट कंपोनेंट के अंदर एज ए चाइल्ड कंपोनेंट की फॉर्म में ऐड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ index.html की, क्योंकि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एंगुलर के अंदर एक ही पेज लोड होता है, दैट इज index.html। अब इस index.html के अंदर अदर कंपोनेंट्स एंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर कंपोनेंट्स आपके इसी पर्टिकुलर index.html के अंदर ही लोड होंगे। अब ये जो आप ऐप रूट देख रहे हो, ऐप रूट बेसिकली ऐप कंपोनेंट जो आपका यहाँ पर है उसके अंदर
जो सेलेक्टर है यानी कि इस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेलेक्टर है वो हम index.html के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस index.html में जो सबसे पहला कंपोनेंट लोड होगा दैट इज ऐप component.ts। फिर आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ऐप रूट्स आपको डिफाइन करने यानी कि राउटिंग आपको अगर डिफाइन करनी हो तो वो रूट्स आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि पर्टिकुलर किस URL पर कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, वो हमारी राउटिंग होती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ main.ts, ये एक ऐसी फाइल होती है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी उस टाइम पर सबसे पहली एप्लीकेशन जो है आपकी, जो फाइल है आपकी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको जोन्स को इनेबल डिसेबल जो भी आपको करना है या अदर कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं आपको, तो आप main.ts के अंदर जाके कर सकते हैं। style.css बेसिकली स्टाइलिंग के लिए, ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए कि कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट है उनके अंदर फॉन्ट क्या रहेगा वो आप इस स्टाइल्स के अंदर जाके सेट कर सकते हो। और ये हमारा बेसिक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, एनवायरमेंट्स यहाँ अभी सेट नहीं थे, एनवायरमेंट्स का कोई फोल्डर नहीं था। एनवायरमेंट्स का भी आपको एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर आप ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो कि डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे आपके क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे और प्रोडक्शन के अंदर आपके कौन से रहेंगे। तो वो चीज़ आपको अगर डिफाइन करनी हो, जैसे कीज़ होती हैं हमारी, टेस्ट कीज़ होती हैं, तो वो हम एनवायरमेंट में जो हमारा लोकल एनवायरमेंट होता है उसके अंदर अलग होती हैं और जो हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर अलग होती है। तो ये जो फोल्डर होता है आपको ये SRC के अंदर क्रिएट करना है। उसके अंदर आप दो सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, एक तो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के लिए और एक एनवायरनमेंट आपके खुद के लोकल एनवायरनमेंट के लिए या लोकल जो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। तो वो मॉड्यूल्स क्या है और कैसे उनको मैनेज करते हैं। सबसे पहले ऐप मॉड्यूल आते हैं। रूट मॉड्यूल, एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, evolves with the growth of application, contain core features and shared module। ओके, तो ये ऐप मॉड्यूल है। कोर मॉड्यूल contains core functions, services, models shared globally, contains singleton service, authentication service and static components like header, footer, navbar and sidebar। फिर आते हैं आपके shared मॉड्यूल, contains component directives and pipe shared across various module। ओके, और फिर इसके बाद आता है फीचर मॉड्यूल जो बेसिकली स्प्लिट एप्लीकेशन, जब आपके एप्लीकेशन होती है उसके अंदर भी आप अलग अपने खुद के मॉड्यूल्स आप बनाते हो जिनको हम फीचर मॉड्यूल बोलते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर आप अपने सेपरेट डायरेक्टिव्स और पाइप्स को मेंटेन करते हो। तो एक राइट प्रैक्टिस है, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं तो आपको इस कंप्लीट एंगुलर सीरीज़ के अंदर ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।